एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। कालू अपने भोलेपन और ईमानदारी के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसने पिंकी नाम की कौवी से शादी की थी। कालू अपनी नई पत्नी पिंकी के साथ बहुत खुश था, लेकिन जल्द ही जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पक्षियों के घोंसलों से फल और अनाज गायब होने लगे। हाय, मेरा सारा भोजन कहाँ गया? मैंने उसे बड़ी मेहनत से लाया था। मेरा तो सारा अनाज ही चोरी हो गया। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? ये सब पिंकी का काम था। वो चोरी करती और चुपके से सारा सामान पास के जंगल में रहने वाले अपने लालची भाई कल्लू कौवे को दे आती थी। कालू को इस बात की भनक तक नहीं थी। लो भाई, आज रीमा चिड़िया के घर से मीठे फल और कबूतरी के घर से अनाज लाई हूँ। जल्दी इसे अपने पास छुपा लो। मैं इस जंगल में एक नेक पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। वाह पिंकी, तू तो कमाल है। कालू इतना सीधा है कि उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। तेरा तो नाम ही चोरों की रानी होना चाहिए। बस नाम मत लेना, कालू को पता चला तो मेरा अच्छा नाम खराब हो जाएगा। एक दिन मिट्टू तोता अपने घर में सो रहा था। तब पिंकी चुपके से उसके घर में घुसकर अमरूद और लाल मिर्ची चोरी कर रही थी। मिट्टू पिंकी को अपना भोजन चोरी करते हुए देख लेता है। चोर चोर, पकड़ो इसे। पिंकी कभी पक्षियों चोरी के कर रही घोंसलों से है। फल और अनाज गायब होने लगे। मिट्टू की आवाज सुनकर कालू, रीमा, कबूतर सभी पक्षी वहां जमा हो गए। पिंकी को रंगे हाथ पकड़ा गया। चोरी का सारा सामान पिंकी के पास था। कालू सदमे में था। पिंकी, ये सब क्या है? क्या तुम सचमुच चोर हो? कालू, मैं मजबूरी में। कैसी मजबूरी? कालू जैसा पति पाकर भी तुम चोरी करती रही। तुमने हमारी मेहनत पर डाका डाला है। हाँ, और कालू का नाम भी खराब कर दिया। इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। जंगल के सभी पक्षियों ने फैसला किया कि पिंकी को सजा मिलेगी। उन्होंने पिंकी को जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ से रस्सी से बांधकर उसे सबक सिखाया। कालू को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया, पर शर्मिंदगी ज्यादा थी। बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया पिंकी, लेकिन एक चोरनी के साथ मैं नहीं रह सकता। आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम मेरे नाम पर धब्बा हो। पिंकी ने रोते हुए माफी मांगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कालू ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपमानित होकर पिंकी अपने चोर भाई कल्लू के जंगल चली गई। कुछ समय बाद रीमा चिड़िया कालू को समझाने आई। कालू उदास और अकेला था। कालू, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम बहुत अच्छे और सच्चे हो। जंगल में अब सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। मेरी मानो, तुम्हें एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। नहीं रीमा, मेरा दिल टूट गया है। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं अकेला ही ठीक हूँ। अरे बुद्धू, दुनिया में अभी भी बहुत अच्छी कवियाँ हैं। तुम्हें सिर्फ सही दिल की तलाश है। एक दिन कालू उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। पानी की कलकल आवाज उसके दुख को और गहरा कर रही थी। तभी एक सुंदर कौवी वहां आई। उसका नाम गौरी था। गौरी अपने साफ दिल और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। आप इतने उदास क्यों हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं, मैं बस यूं ही बैठा था। मेरा नाम कालू है। और आप? कालू जी, जीवन में कभी कभी अंधेरा आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आकाश ही काला है। कालू ने हिचकिचाते हुए गौरी को अपनी पिछली कहानी बताई। गौरी ने उसे बड़े ध्यान से सुना। आपने गलती नहीं की है, इसलिए खुद को सजा मत दीजिए। हर रिश्ता एक नया विश्वास मांगता है। गौरी की बातों से कालू को हिम्मत मिली। वे रोज नदी किनारे मिलने लगे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। गौरी ने अपने निस्वार्थ प्रेम से कालू के टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ा। कुछ महीनों बाद कालू ने गौरी से शादी करने का फैसला किया। जंगल के सभी पक्षी इस विवाह से बहुत खुश थे। उन्होंने खुशी से नाचते गाते हुए शादी का जश्न मनाया। गौरी, तुम कालू के लिए वरदान हो। अब हमारा कालू फिर से खुश रहेगा। वाह, कालू और गौरी की जोड़ी सलामत रहे। जल्द ही कालू और गौरी के घर एक प्यारा सा बेटा आया, जिसका नाम उन्होंने जग्गू रखा। गौरी, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। अब जाकर मुझे सच्चा सुख मिला है। अब हमें चोरों का डर नहीं, क्योंकि हमारे घर में प्यार और विश्वास रहता है। कालू जी, आप अच्छे थे और हमेशा रहेंगे। अच्छा मन ही सबसे बड़ा खजाना होता है। अब कालू अपनी पत्नी गौरी और बेटे जग्गू के साथ उस जंगल में सुख शांति से रहता था। हर तरफ सफेद चमकीली बर्फ की चादर फैली थी और ठंडी हवाएं हू हू करती बह रही थी।
इसी बर्फीली शांति के बीच हरी घास का बना एक छोटा मजबूत घर जगमगा रहा था। ये घर रीमा चिड़िया का था। रीमा चिड़िया अपने मेहनती पति टुन्नू और 2 प्यारे बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ उस घर में रहती थी। रीमा ने अपना यह घर इतने मजबूत और कसकर बुने हुए घास से बनाया था कि भयानक सर्दियां भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। टुन्नू जी, इस बार की बर्फबारी कितनी प्यारी है। हमारे घास के घर में कितनी गर्माहट और सुरक्षा है। हाँ रीमा, ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है। इस मजबूत घर को बनाने में हमने दिन रात एक कर दिया था। बच्चों को ठंड नहीं लगती। पापा, ये घर एक गर्म घोंसले जैसा है। मुझे बर्फ के गोले बनाना बहुत पसंद है, लेकिन घर में रहना भी उतना ही अच्छा लगता है। हाँ पापा, और इस हरी घास की महक कितनी अच्छी है। मुझे तो लगता है कि ये घर ही हमारे लिए जन्नत है। रीमा चिड़िया और टुन्नू के दोस्त भी थे जो उनकी खुशी में शरीक होते थे। कबूतर, उसकी बीवी लूसी कबूतरी, जो बेहद शांत और समझदार थे। रीमा, टुन्नू, तुम दोनों भाग्यशाली हो। इतना सुरक्षित और गर्म घर, ये बर्फीला तूफान तुम्हें छू भी नहीं सकता। सही कहा लूसी, ऐसा घर तो पूरे जंगल में कहीं नहीं है। मैं तो आज यहाँ एक गर्म चाय पीने आया हूँ। कबूतर, बिना गर्म चाय और गपशप के तो सर्दियाँ अधूरी हैं। अंदर आओ, बात करते हैं। रीमा अपने दोस्तों को अपने घर ले आती है और उन दोनों को गर्मा गर्म चाय बनाकर देती है। इस जंगल में सबसे ईर्ष्यालु थे कालू और उसकी पत्नी गौरी। उनका अपना घोंसला कमजोर था और अक्सर बर्फ से भीग जाता था। वे रीमा के हरी घास के मजबूत घर को देखकर हमेशा जलते भुनते रहते थे। देखो गौरी, वो टुन्नू कितना मजे से बैठा है। उनका वो घास का घर कितना मजबूत और गर्म दिखता है। कालू, मुझे उस रीमा से बहुत नफरत है। हम दिन रात ठंड में कांपते हैं और वो दोनों अपने बच्चों के साथ आराम करते हैं। उनके घर की एक भी पत्ती नहीं हिलती, चाहे कितनी भी बर्फ क्यों ना पड़े। गौरी, अब बहुत हो गया। अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि उनका वो घमंड और घर दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। हम उन्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। हाँ कालू, लेकिन हम करेंगे क्या? उस घर को तो तूफान भी नहीं तोड़ पाया। सीधी सीधी लड़ाई नहीं गौरी, हम जमीन के नीचे से वार करेंगे। रीमा ने घास की बुनियाद तो मजबूत रखी होगी, लेकिन जमीन तो जमीन ही है। हम उसके घर के ठीक पास की बर्फ और जमीन खोदेंगे। जमीन ढीली हो जाएगी और बर्फ का वजन उनका घर बुनियाद से कमजोर होकर धंस जाएगा। ओ कालू, तुम सचमुच बहुत शैतान हो। कालू, मुझे ये योजना बहुत पसंद आई। चलो जल्दी से इस काम को अंजाम दें। अगली सुबह जब हर कोई अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त था, कालू और गौरी ने अपनी भयानक योजना शुरू कर दी। उन्होंने रीमा के घर से कुछ दूर छिपकर अपने नुकीले लकड़ी से बर्फ हटाना और जमीन खोदना शुरू कर दिया। गौरी, ये जमीन इतनी सख्त क्यों है? यहाँ तो चट्टाने हैं। धीरे धीरे कालू, हम इस चट्टान को नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसे खोखला तो कर ही सकते हैं। थोड़ा और खोदो, बस थोड़ा और, ताकि जब घर का वजन पड़े तो ये हिस्सा ढह जाए। उन्होंने घंटों तक काम किया। कालू ने एक गहरी दरार जैसी खाई खोद दी थी जो रीमा के घर के बहुत करीब थी। उसी समय रीमा के दोस्त कबूतर, उसकी बीवी लूसी कबूतरी रीमा के घर की ओर उड़ रहे थे। अरे लूसी, वो देखो, कालू और गौरी अजीब तरह से बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी चीज पर झुककर काम कर रहे हैं। हाँ पति जी, कुछ तो गड़बड़ है। वे हमेशा आराम करते हैं। चलो रीमा को बताते हैं। कबूतर और कबूतरी ने जल्दी से रीमा को कालू और गौरी की शरारतों के बारे में बताया। रीमा तुरंत समझ गई कि ये कोई नई शरारत है। रीमा ने अपनी समझदारी दिखाई। वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितने बेदिल है कालू और गौरी। तुम दोनों जोर जोर से चिल्लाओ कि जमीन हिल रहा है। रीमा का घास का घर कमजोर हो गया है। ये कालू को भ्रमित कर देगा। बस अब थोड़ा और जोर लगाओ गौरी, बस जमीन को थोड़ा और ढीला कर दो। कालू और गौरी अपनी खोदी हुई खाई के किनारे खड़े हैं। तभी कबूतर और कबूतरी जोर जोर से चिल्लाते हैं, भागो भागो, रीमा का घर टूट रहा है, जमीन धंस रही है। मैंने कहा था ना गौरी, रीमा का घर अब ढह जाएगा। अब हम यहाँ राज करेंगे। हाँ, उस बेचारी रीमा को पता भी नहीं चला कि ये सब कर रहे हैं। रीमा और टुन्नू की योजना सफल हुई। कालू और गौरी ने सोचा कि उनकी साजिश सफल हो गया है और वे जीत की खुशी में नाचने लगे। खुशी में कालू और गौरी उस कमजोर बर्फ के पुल पर उछले जिसे उन्होंने अभी अभी खुद ही बनाया था। भारी वजन पड़ते ही वो पतली बर्फ तुरंत टूट गई
और दोनों कौवे जमीन के नीचे बनी गहरी खाई में तेजी से गिर गए। ओ गोरी, ये क्या हो गया? हमने खुद के लिए गड्ढा बना लिया। ओ कालू, हम फंस गए, निकल नहीं पा रहे, किसी को बुलाओ। कालू का एक बहुत ही खतरनाक दोस्त थी, एक विशाल और क्रूर चील। चील बहुत लालची थी और हमेशा खाने की तलाश में रहती थी। कालू ने पहले उससे वादा किया था कि वो उसे जंगल में खाने का पता बताएगा। खाई में फंसने के बाद कालू ने हताशा में अपने दोस्त को पुकारा। चील दोस्त, मैं यहाँ फंस गया हूँ, बचाओ मुझे, मैं तुम्हें आज बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कालू की आवाज सुनकर चील तेजी से आसमान से उतरी। उसने नीचे देखा, 2 मोटे ताजे कौवे एक गड्ढे में फंसे हुए थे और बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। चील की लालची आंखें चमक उठी। उसने सोचा, इनाम की क्या जरूरत, इनाम तो खुद मेरे सामने मौजूद है। कालू, तुमने मुझे बुलाया और खुद ही मेरे लिए इतना अच्छा शिकार तैयार कर दिया, धन्यवाद। नहीं चील, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें इनाम खाने का इनाम दूंगा, मुझे बाहर निकालो। अरे बाप रे, ये तो हमें ही खा जाएगी, भागो कालू। दोस्ती की कीमत भरनी पड़ती है कव्वे। लेकिन भागना अब असंभव था। क्रूर चील ने तेजी से झपट्टा मारा। पलक झपकते ही चील ने उन दोनों को अपने तेज पंजों में दबा लिया। अपनी ही खोदी हुई खाई के पास ईर्ष्या और द्वेष से भरे कालू और गौरी चील का भोजन बन गए। उनकी बुरी करनी का फल उन्हें तुरंत मिल गया। देखो टुन्नू, उन्होंने अपनी ईर्ष्या में खुद ही अपना अंत कर लिया। हमें किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा। हाँ रीमा, ये मेहनत और ईमानदारी की जीत है। हमारे मजबूत घर को कोई नहीं तोड़ सकता। अब कोई हमें तंग नहीं करेगा, है ना पापा? अब हम शांति से रह सकते हैं। ईर्ष्या हमेशा बुरे इरादे रखने वालों को ही ले डूबती है। अब इस जंगल में शांति और खुशी का राज रहेगा। रीमा चिड़िया ने अपने परिवार के साथ अपने प्यारे हरी घास के घर में खुशी खुशी जीवन बिताया। बर्फ पिघल गई और जंगल में फिर से वसंत की खुशबू फैल गई। जंगल में आज बर्फबारी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। ये कोई सामान्य ठंड नहीं थी, बल्कि एक बर्फीला तूफान था जिसने प्रकृति को पूरी तरह से सफेद कर दिया था। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में दुबके बैठे थे। कबूतर, उसकी पत्नी लूसी कबूतरी और हमेशा चहकने वाला मिट्टू तोता भी गहरे पत्तों और टहनियों के बीच बने अपने आरामदायक घोंसले में था। रीमा चिड़िया अपनी बेटी छुटकी के पास थी, जो बुखार से तप रही है। लेकिन रीमा चिड़िया आज बहुत परेशान थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, केवल डर था। उसकी प्यारी बेटी छुटकी को तेज बुखार था और उसका पति टुन्नू अभी तक घर नहीं लौटा था। वो बहुत पहले ही जंगल के किनारे बनी इंसान की बस्ती से दवा लेने गया था। इतनी देर? आखिर इतनी देर क्यों हो गई? ये बर्फ तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर टुन्नू को कुछ हो गया तो छुटकी को कौन देखेगा? माँ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। पापा कब आएंगे? बस आते ही होंगे। मेरी बहादुर बच्ची, हिम्मत रखो। पापा तुम्हारे लिए सबसे अच्छी दवा ला रहे हैं। उसे पीते ही तुम्हारा बुखार भाग जाएगा। रीमा बार बार घोंसले के खिड़की से बाहर देखती। बर्फीली हवा का झोंका उसके छोटे से शरीर को कपकपा रहा था। उधर टुन्नू वापस लौट रहा था। दवाई लेकर वो वापस घर लौट रहा था। जंगल का रास्ता बर्फ और कोहरे से भयानक हो चुका था। तेज और ठंडी हवा के झोंकों से उसके लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। हर उड़ने का प्रयास उसे थका रहा था। वो लगभग 20 मिनट तक मुश्किल से उड़ता रहा। आखिरकार उसे वो विशाल पेड़ दिखा जिसमें एक बड़ा सा सुराख था। हे भगवान, मुझे बस थोड़ी ताकत दे दो, मैं बस उस बड़ी पेड़ तक पहुंच जाऊं। अगर मैंने हार मान ली तो छुटकी को दवा नहीं मिलेगी। रीमा का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। आखिरकार उसे वो विशाल पेड़ दिखा जिसमें एक बड़ा सा सुराख, जिससे कुछ हद तक बर्फबारी से बचाव हो रहा था। अब थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, मुझे अपने शरीर को फिर से गरमाना होगा। अगर मैं ऐसे ही उड़ता रहा तो रास्ते में ही गिर जाऊंगा। इस बीच उसे दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ये तो भेड़ियों की आवाज है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, कहीं वे मुझे देख न लें। डर ने टुन्नू को नई ताकत दी। वो तुरंत उठा और तेजी से अपने घर की ओर उड़ चला। कुछ देर बाद कांपते हुए वो मुश्किल से घर पहुंचा। तुम आ गए?
मैं तो बहुत डर गई थी। तुम इतने ठंडे क्यों हो? मैं ठीक हूँ, बस ठंड बहुत बहुत ज्यादा थी। ये लो छुटकी की दवा। पापा आप आ गए। हाँ मेरी जान, अब तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। रीमा ने तुरंत छुटकी को दवा दी। फिर उसने टुन्नू को गर्म रखने के लिए गर्म पानी दी। तीनों उस बर्फीली रात में आराम से सो गए। सुबह होते ही टुन्नू और छुटकी दोनों ठीक हो जाते हैं। तभी कबूतर और मिट्टू टुन्नू के घर आते हैं। टुन्नू दरवाजा खोलो, हमें कुछ बात करनी है। अरे जल्दी करो टुन्नू, पेट में चूहे कूद रहे हैं। टुन्नू ने दरवाजा खोला। कबूतर और मिट्टू को देखकर उसे थोड़ी खुशी हुई। तुम दोनों इतनी सुबह इतनी बर्फ में? हमें भोजन की बहुत चिंता है। कल से हमने कुछ खाया नहीं है। इतनी मोटी बर्फ के नीचे दाना कहाँ मिलेगा? सही कह रहा है, हम तुम्हें साथ लेने आए हैं। हम सब भोजन ढूंढेंगे। तुम लोग अभी भी बाहर जा रहे हो? टुन्नू, कल तुम्हारी क्या हालत थी, भूल गए? मैं ठीक हूँ, कबूतर और मिट्टू मेरे साथ हैं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, चिंता मत करना। तीनों दोस्त भोजन की तलाश में निकल पड़े। वे ठंड में कांपते हुए उड़ रहे थे। हर दिशा में बर्फ ही बर्फ थी। कुछ भी हरा या खाने लायक नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें कालू और उसकी पत्नी गौरी कौवी मिले। वे दोनों उदास बैठे थे। अरे कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें भी कुछ बता दो, हम तो हार मान चुके हैं। इतनी ठंड मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसा लगता है इस बर्फीले मौसम में भूखे ही मर जाएंगे। हम दोनों बहुत कमजोर हो चुके हैं। हम सब साथ में हैं। आओ सब मिलकर चलते हैं। अगर हम एक दूसरे को भोजन ढूंढने में मदद करें तो शायद कुछ मिल जाए। हाँ, तुम दोनों भी हमारे साथ आओ। अब पांचों पंछी एक साथ उड़ने लगे। वे एक दूसरे को हवा के तेज झोंकों से बचाते हुए उड़ रहे थे। अचानक मिट्टू की तेज और तीखी नजर दूर एक अजीब सी जगह पर पड़ती है। ओहो, तुम सब रुको, जल्दी रुको। वो देखो, वहाँ दूर पत्थरों के बीच में कुछ लाल लाल चमक रहा है। हाँ, वो तो क्या वो कोई झरना है? सभी पंछी तेजी से उस दिशा में उड़े। पास जाकर उन्होंने देखा कि वो एक ऊंचा जंगली सेब का पेड़ था। ये पेड़ एक गर्म झरने के पास उगा था, जिसकी भाप के कारण उसके आसपास की कुछ बर्फ पिघल गई थी और पेड़ पर बहुत सारे बड़े लाल सेब लटके हुए थे। सब जी भरकर सेब खाते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। घर लौटकर टुन्नू ने रीमा को सारे सेब दिए, लेकिन जब रीमा ने टुन्नू को देखा तो वो फिर से डर गई। इतनी भयंकर ठंड में बाहर रहने के कारण टुन्नू की तबीयत खराब हो गई थी। वो बहुत तेज कांप रहा था। तुमने फिर लापरवाही की। देखो, तुम्हारा शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। चिंता मत करो रीमा, मैं ठीक हो जाऊंगा। कम से कम हम सब भूखे तो नहीं रहेंगे। रीमा चिड़िया ने तुरंत टुन्नू को वो बची हुई दवा दी। उसने एक नरम कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर उसके माथे पर पट्टी रखी। तुम बहुत बहादुर हो टुन्नू, पर अब तुम्हें आराम करना होगा। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। पापा आप जल्दी ठीक हो जाओ। छुटकी ने एक सेब खाया। रीमा और छुटकी ने मिलकर पूरी रात टुन्नू का ध्यान रखा। सुबह होते ही टुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो एकदम तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। रीमा, तुम मेरी असली ताकत हो। बस अब बर्फ पिघलने तक कोई बाहर नहीं जाएगा। अब जंगल के सभी पंछियों को भोजन की चिंता नहीं थी। वे सब सेब के पेड़ के बारे में जानते थे। जंगल के सभी पंछी अब सेब खाते हैं और इस ठंड के मौसम में भी खुशी और शांति से रहते हैं। घने जंगल में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड ने हर जीव को अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में जंगल के आखिरी हिस्से में एक पुरानी इस्तेमाल न हो रही रेलगाड़ी का डिब्बा था, जो अब रीमा चिड़िया का गर्म और सुरक्षित घर बन चुका था। रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू, अपनी बूढ़ी सास और नन्ही बेटी चुटकी के साथ उस ट्रेन घर में खुशी खुशी रहती थी। उनका छोटा सा घर अंदर से लकड़ियों की आंच और प्यार की गर्माहट से भरा रहता था। ट्रेन के डिब्बा की खिड़की से रीमा चिड़िया बाहर बर्फ को गिरते देख रही थी। टुन्नू जंगल पूरा घूमकर अपने परिवार के लिए बर्फ में भोजन की खोज कर रहा था और चुटकी अपनी दादी की गोद में गर्मा गर्म भुने हुए मकई के दाने खा रही थी। दादी माँ, बाहर कितनी ज्यादा बर्फ है, कितना ठंडा है। हाँ मेरी प्यारी चुटकी,
इस साल ठंड बहुत जोर की पड़ी है, पर चिंता मत करो, हमारा ये ट्रेन घर बहुत मजबूत है और अंदर से गर्म भी। टुन्नू भोजन लेकर घर आता है। रीमा देखो, ये सारा भोजन मैंने बर्फ के अंदर से बाहर निकाला है और इकट्ठा किया है। मुझे ये सब भोजन को ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ। वाह टुन्नू जी, आप सच में बहुत मेहनती हो। आपकी मेहनत की वजह से ही आज हम सब पेट भरकर भोजन करते हैं। आप बर्फीले जगह पर जाकर भोजन की खोज करते हैं। हमारा ये ट्रेन घर, हमारी ये छोटी सी दुनिया सब आपके सहारे ही तो है। रीमा बहू, तुम भी कम नहीं हो, तुम हम सब का ध्यान रखती हो। भगवान हम सबको सलामत रखे। ऐसे ही एक दिन तभी ट्रेन घर के मजबूत दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज हुई। इतनी ठंड में कौन हो सकता है? कोई मुसीबत में होगा। टुन्नू जी, जरा खिड़की से देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। टुन्नू ट्रेन के बाहर देखता है तो उसे कालू, गौरी और उनका बेटा जग्गू दिखाई देते हैं। कालू जंगल का सबसे दुष्ट कौवा था, ठंड से कांपते हुए खड़े थे। कालू कौवे का खराब घोंसला बर्फ के वजन से टूट चुका था और अब वे इस डिब्बे पर कब्जा करना चाहते थे। रीमा, बाहर कालू कौवा और उसका परिवार है जिसने हमारे पुराने घर को तोड़ दिया था। अरे ओ ट्रेन की मालकिन, दरवाजा खोलो, हम ठंड से जम रहे हैं। हाँ, हमें भी अंदर आने दो। तुम अकेले अकेले गर्म रेलगाड़ी में कैसे रह सकती हो? नहीं नहीं, कालू, यहाँ सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही जगह है, हम किसी और को नहीं रख सकते। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इनका डिब्बा तोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, हम इसे तोड़ देंगे, पर अभी जरा इन्हें डरा कर देखते हैं। अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो हम सब मिलकर इस डिब्बे को ही तोड़ देंगे और फिर तुम भी इस बर्फ में हमारे साथ रहोगी। सुनो कालू, ये हमारी बरसों की मेहनत का घर है। ये इतना कमज़ोर नहीं है जितना तुम समझते हो। यहाँ जाओ और कहीं और सहारा ढूंढो। कालू और उसका परिवार दरवाजे को जोर जोर से धक्के मारने लगे, पर ट्रेन का मजबूत लोहे का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी बर्फ से ढके पेड़ों के बीच से कुछ आवाजें आईं। वो कबूतर और उसकी बीवी लूसी कबूतरी थे, जिनके घर भी बर्फ से दब गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? कालू, तुम फिर चिड़िया को परेशान कर रहे हो। रीमा बहन, दरवाजा मत खोलो, हम सब यहीं पास में हैं। हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। तुम बीच में मत पड़ो कबूतर, ये हमारी और चिड़िया की बात है। नहीं कालू, रीमा ने इस जंगल में हमेशा सबकी मदद की है। मुसीबत के समय हम सब उसके साथ हैं। तुम इस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगा सकते। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना जंगल के सारे पक्षियों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगा। पापा, इतनी ठंड है, अब क्या करें? कालू जी, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी यहाँ जंगल के सारे पक्षी ही हमारे दुश्मन हैं। हम अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है चिड़िया, आज तो तुम बच गई, पर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कालू और गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू के जाने के बाद रीमा चिड़िया ने धीरे से दरवाजा खोला। वो कबूतर और उसकी बीवी लूसी कबूतरी साथ अंदर आने की गुजारिश करने लगे। आप अंदर आ जाइए कबूतर भैया। लूसी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की वजह से ही आज मेरा घर सुरक्षित है, वरना पता नहीं वो दुष्ट कौवे क्या करते। धन्यवाद तो आपका रीमा बहन, आपने इतनी बड़ी जगह में हमें सहारा दी। रीमा, वैसे भी हम यहाँ से अपनी माँ वाले जंगल जा रहे हैं। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। रीमा उनके लिए एक नया घोंसला देती है। दादी माँ देखो, अब तो कितने सारे दोस्त हैं। ये रेलगाड़ी का घर अब और भी अच्छा लग रहा है। हाँ मेरी बच्ची, असली घर वही होता है जहाँ प्यार और अपनेपन की गर्माहट हो, जहाँ दोस्त साथ हों। रात हो जाती है, वो सब बर्फीली रात में आराम से सो जाते हैं। इस तरह वो सब ट्रेन घर में खुशी से रहते हैं। ये कहानी है हरी भरी वन नामक जंगल की, जहाँ का मौसम अचानक करवट ले चुका था। आसमान से रुई के फाहों सी बर्फ गिर रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पेड़ों की डालियां भी कांप रही थीं। जंगल के सभी पक्षी इस बेमौसम ठंड से परेशान थे। एक पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रीमा का छोटा सा परिवार रहता था। रीमा, उसका पति टुन्नू और उनके दो प्यारे बच्चे कुकू और चुटकी। उनका घोंसला तिनकों और सूखी घास का बना था, जो तेज बर्फबारी और सर्द हवा को रोकने में बिल्कुल असमर्थ था।
माँ ये ठंड क्यों नहीं जा रही? मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। हाँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हवा चीरती हुई आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर और। मैं और तुम्हारे पापा मिलकर कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। रीमा, ये तिनकों का घोंसला अब और नहीं झेल पाएगा। हवा हर तरफ से घुस रही है। हमें कुछ मजबूत चाहिए। हमें केले के पत्तों की तलाश करनी होगी। हाँ टुन्नू जी, केले के पत्ते वे बड़े और मजबूत होते हैं, पर इस बर्फबारी में आप अकेले कैसे जाओगे? जाना तो पड़ेगा बच्चों के लिए कुछ भी। तुम घोंसले पर नजर रखना, मैं अभी आया। पास की जामुन की डाल पर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी ठंड से बेहाल थे। ऑफ, इतनी ठंड मैंने कभी नहीं देखी। हमारे घर के अंदर ठंडी हवा आ रही है। हाँ लूसी, अगर बर्फ इसी तरह गिरती रही तो हम सभी जम जाएंगे। आज सुबह मिट्टू और हरियाली भी बहुत परेशान दिख रहे थे। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर मिट्टू तोता और उसकी पत्नी हरियाली भी सिकुड़े बैठे थे। मिट्टू जी, हमें कुछ करना होगा। कल रात से कुक्कू और चुटकी की आवाजें भी नहीं आ रही थीं। रीमा चिड़िया का परिवार बहुत मुश्किल में है। तुम सही कह रही हो हरियाली, हमें एक होकर इस समस्या का सामना करना होगा। एक दूसरे की मदद ही हमें बचा सकती है। टुन्नू मिट्टू और कबूतर को एक जगह इकट्ठा करता है। कबूतर, मिट्टू, क्या हाल है? टुन्नू, तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों के लिए केले के पत्तों की तलाश में। हमें अपने घरों को और मजबूत बनाना होगा। हाँ टुन्नू, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब मिलकर चलेंगे। इस भयंकर बर्फबारी में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन हर अच्छी कोशिश को बर्बाद करने के लिए जंगल में हमेशा कुछ खराब तत्व मौजूद रहते हैं। उसी जंगल में एक सूखी डाल पर कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी का बसेरा था। वे दोनों हमेशा दूसरे पक्षियों को परेशान करने की ताक में रहते थे। देखो गोरी, ये छोटे पक्षी कैसे ठंड से परेशान हैं। हाँ कालू, बर्फ ने तो मजा ही ला दिया। अब ये सारे कमजोर पक्षी अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। हम इनका बचा खुचा अनाज और तिनके उठा लेंगे। वाह गोरी, कितना शानदार विचार है। ये टुन्नू, कबूतर और तोता जब तक पत्ते ढूंढेंगे, हम उनके घोंसले खाली कर देंगे। चलो जल्दी। गौरी और कालू उड़कर रीमा के घोंसले की ओर जाते हैं। उधर टुन्नू, कबूतर और मिट्टू एक साथ मिलकर बर्फ से ढके रास्ते पर निकल पड़े। उनके पंख तेजी से चल रहे थे। दोस्तों, केले के पेड़ इस जंगल के आखिरी हिस्से में हैं। वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इतनी बर्फ गिर रही है, हमें तेज उड़ना होगा। मुझे अपनी लूसी की चिंता हो रही है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और मिट्टू को लगभग गिरा देता है। ध्यान से मिट्टू, हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। देखो सामने एक बड़ा पेड़ डीएच है, हम कुछ देर वहाँ आराम कर सकते हैं। तीनों पक्षी उस पेड़ के नीचे छिपकर थोड़ी देर सांस लेते हैं। उन्हें एक दूसरे का साथ देखकर हिम्मत मिलती है। इस बीच कालू कौवा और गौरी कौवी मौका देखकर रीमा चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, टुन्नू कहाँ गया? लगता है तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़कर भाग गया। कालू कौवे, अपने गंदे इरादों को अपने तक ही रखो। मेरे पति घर बनाने के लिए पत्ते लाने गए हैं और वे जरूर लौटेंगे। छोटी चिड़िया, तुम्हारा घर तो गया। चिड़िया, हम तुम्हारा घर तोड़ने आए हैं। बाहर निकल जाओ वरना तुम मर जाओगी। खबरदार, मेरे घर को कुछ भी किया तो। लेकिन कालू कौवा रीमा चिड़िया की एक नहीं सुनता। वो उसके घर को लकड़ी से तोड़ना शुरू करता है। आवाज सुनकर वहाँ लूसी और हरियाली आते हैं। कालू, तुम बहुत घटिया हो। तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम रीमा को परेशान करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कालू कौवे, हम सब एक हैं। हिम्मत है तो अकेले लड़ो। लूसी और हरियाली को देखकर कालू और गौरी डर जाते हैं। लूसी और हरियाली दोनों कौवों की खूब पिटाई करते हैं। वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। धन्यवाद लूसी, धन्यवाद हरियाली, तुमने बहुत मदद की। हम सब एक परिवार की तरह हैं रीमा। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही हमारा फर्ज है। कुछ देर बाद टुन्नू अपने साथ बड़े बड़े हरे और मजबूत केले के पत्ते लेकर लौटते हैं। फिर टुन्नू मेहनत करता है। वो अपने पूरे घर को केले के पत्तों से ढक देता है। रीमा, अब देखो, हमारे घर में ठंडी हवा नहीं आ रही है। टुन्नू जी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। वाह, ये पत्ते कितने बड़े हैं, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। कबूतर और मिट्टू भी ऐसा ही करते हैं। अब ठंड बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आ रही थी। इस तरह
सब पक्षी ठंड के मौसम में खुशी से रहते हैं। रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू के शहर से काम पर जाने के बाद अपनी 2 नन्ही बेटियों और अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। ये ठंड कितनी बढ़ गई है। पता नहीं टुन्नू जी शहर में कैसे होंगे, और ये माँ जी, इनकी सेवा करते करते तो मैं थक गई हूँ। माँ जी कभी भी मुझसे खुश नहीं होती। रीमा की सास बूढ़ी तो थी, लेकिन उनका दिल पत्थर का था। वो हर वक्त अपनी बहू पर अत्याचार करती और उससे लड़ाई करती रहती थी। रीमा चुपचाप सब सहती, अपनी बेटियों के चेहरे देखकर। रीमा की सास घर के पास झरने पर बैठी धूप सेंक रही थी। तभी जंगल की चालाक और चुगलखोर गोरी कौवी वहां आई। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आजकल तो रीमा अपनी बेटियों के साथ खूब ऐश कर रही है। सुना है टुन्नू ने शहर से खूब सारा धन भेजा है और वो आपको बताती भी नहीं है। क्या रीमा, मेरी बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने सही सुना गोरी। हाँ हाँ बिल्कुल, कल ही मैंने उसे कुछ छिपाते देखा था। आप तो बूढ़ ही हैं, अब आपका ध्यान कौन रखेगा? वो तो आपको नजरअंदाज करती है। गौरी ने सास के कान खूब भरे और उन्हें रीमा के खिलाफ भड़का दिया। गुस्सा होकर सास तुरंत घर लौटी। ओ रीमा, कहाँ मर गई? क्या तुम टुन्नू का भेजा हुआ पैसे मुझसे छिपा रही हो? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कभी कोई धन नहीं छिपाया। ये बात आपको किसने बताई? मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करो। तुम्हारी चालें अब मैं समझ गई हूँ। आज के बाद तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। निकल जाओ मेरी नजरों से। माँ जी, इतनी ठंड है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी क्या गलती है? ये दोनों बच्चे भी हैं। दादी कृपया हमें मत निकालो, बाहर बहुत बर्फ है। हाँ दादी, हम यही रहेंगे। एक शब्द और नहीं। तुम तीनों को मैंने घर से निकाल दिया। भागो यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई विनती नहीं सुननी। रीमा की सास ने उन्हें धक्का देकर बर्फीली शाम में घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी रीमा अपनी दोनों बेटियों के साथ ठिठुरती हुई जंगल में उड़ने लगी। सर्द हवा उन्हें जमा रही थी और बर्फ के छोटे छोटे फाहे गिरने लगे थे। रीमा और उसकी बेटियां एक पेड़ के नीचे रुकती हैं। रीमा को दूर एक कबूतर दिखाई दिया जो शायद शहर की तरफ जा रहा था। रीमा ने उसे आवाज दी और अपनी आप बीती सुनाई। कबूतर भैया, मेरे पति टुन्नू शहर में काम पर गए हैं। वो लौटें तो उन्हें ये खबर दे देना कि उनकी माँ ने हमें बिना किसी कारण के घर से निकाल दिया है। हम अब इस बर्फीले जंगल को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। चिंता मत करो रीमा बहन, मैं ये खबर टुन्नू को जरूर बता दूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। रीमा ने अपने बच्चों को सीने से लगाया और बर्फीली राह पर आगे बढ़ गई। वो दूसरे जंगल की ओर चल पड़ी, जहाँ शायद कम ठंड हो। उड़ते उड़ते रीमा ने देखा कि एक विशाल और खतरनाक चील, एक छोटी चिड़िया जिसका नाम लाडो था, चील हमला करने जा रही है। लाडो डर कर कांप रही थी। को उस पर हमला मत करना। तुम कौन हो? मेरे शिकार के बीच में मत आओ। हम तुम्हें इसे नहीं मारने देंगे। भाग जाओ यहाँ से, ना हम सब मिलकर तुमसे लड़ेंगे। रीमा और उसकी बेटियों ने साहस दिखाया और चील से भिड़ गई। चील घबरा गई और गुस्से से गुर्राती हुई वहां से उड़ गई। धन्यवाद बहन, तुमने मेरी जान बचाई। तुम इतनी ठंडी में कहाँ जा रही हो? लाडो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी सास ने हमें घर से निकाल दिया। हम भटक रहे हैं। लाडो चिड़िया का दिल पिघल गया। वो रीमा और उसकी बेटियों को अपने घर ले गई। तुम चिंता मत करो रीमा, ये मेरा घर भी तुम्हारा घर है। तुम आराम से यहाँ रहो। तुम और तुम्हारी बच्चियां मेरे साथ खुशी से रह सकती हो। रीमा ने लाडो के घर में काम करना शुरू कर दिया और लाडो ने भी रीमा और उसकी बेटियों को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। दिन आराम से बीतने लगे। शहर से काम खत्म करके टुन्नू अपने जंगल में लौटा। जंगल में उसे वही कबूतर मिला। टुन्नू रुक जाओ, मैं तुम्हें एक बुरी खबर देने आया हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं टुन्नू, तुम्हारी माँ ने रीमा और तुम्हारी दोनों बेटियों को घर से निकाल दिया है। इतनी ठंड में वो बेचारी दूसरे जंगल चली गई है। क्या माँ ने ऐसा क्यों किया? टुन्नू सीधे अपने घर गया और अपनी माँ से रीमा के बारे में पूछा। माँ, रीमा और बेटियाओं कहाँ हैं? कबूतर ने जो बताया, क्या वो सच है? नहीं नहीं, वो तो बहुत बुरी थी। वो बिना बताए ही अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई। मैंने उसे कभी नहीं निकाला।
मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं माँ। मुझे रीमा पर पूरा भरोसा है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। टुन्नू अपने पुराने घर को छोड़कर उस दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने रीमा को लाडो के घर में हंसते हुए देखा। टुन्नू की आंखों में पश्चाताप था। रीमा, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। टुन्नू जी, मैं जानती थी आप लौटोगे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस हम सब साथ रहें। टुन्नू अपने बेटियों को खुशी से गले लगाया। उन्होंने उसी सुंदर जंगल में लाडो चिड़िया के पास ही अपने लिए एक सुंदर और मजबूत नया घर बनाया और आराम से रहने लगे। उनके घर के आसपास अब भी हल्की हल्की बर्फ गिरी रहती थी, लेकिन अब उनका जीवन सुख शांति से भर गया था। उधर रीमा की सास अब अकेली रह गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। गौरी भी अब उनसे बात करने नहीं आती थी। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी बहू और पोतियों को निकाल दिया। मेरा बेटा टुन्नू भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं कितनी मूर्ख थी। गौरी की बातों में आकर मैंने अपना घर उजाड़ लिया। रीमा की सास अब बहुत रोती और पश्चाताप करती थी, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। रीमा और टुन्नू ने अपने प्यार से आसमान से बर्फ लगातार गिर रही थी। ठंडी हवा में खामोशी थी। ऐसे ही कड़ाके की सर्दी में रीमा चिड़िया अपने छोटे से घर में अपनी बेटी छुटकी और बेटे कुक्कू के साथ थी। उन्होंने लकड़ियों की आग जला रखी थी, जिसकी हल्की गर्माहट में वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कुक्कू, छुटकी, देखो बाहर कितनी बर्फ पड़ रही है। इस मौसम में हमें घर में ही रहना है। हाँ माँ, हमारी रसोई में कितना सारा अनाज है। हमें अब बाहर जाने की चिंता नहीं। आज रात मैं आपकी लाई हुई मीठी बेर खाऊंगा। इसी जंगल के एक पुराने घने पेड़ पर दो दुष्ट कौवे रहते थे, कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी। इस ठंड ने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया था, क्योंकि भोजन ढूंढना लगभग असंभव हो गया था। गौरी, ये ठंड हमारे पेट पर लात मार रही है। बाहर कुछ नहीं मिल रहा। हमने जो जमा किया था वो भी खत्म होने वाला है। हम मेहनत क्यों करें? इस जंगल में और भी बहुत सारे पक्षी हैं जिन्होंने बहुत कुछ जमा किया है। हमें बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अरे वाह गौरी, मेरा भी यही विचार है, लेकिन हमें एक मास्टरमाइंड की जरूरत है। मैं अभी दूसरे जंगल जाता हूँ और अपने मामा जी को ले आता हूँ। वो चोरी के काम में माहिर है। कालू कौवा तेजी से उड़कर अगले ही दिन अपने मामा को लेकर आया, जो देखने में एक बड़ा और क्रूर कौवा था। कालू के मामा ने आते ही चोरी की पूरी योजना बनाई। देखो, मैं रात में जाऊंगा जब सभी गहरी नींद में होंगे। तुम दोनों अगले दिन शिकार करोगे। कोई किसी पर शक नहीं करेगा। ये चोरी बारी बारी से होगी। पहली रात बर्फबारी के बीच कालू के मामा चुपके से जंगल के भोले भाले तोता और उसकी पत्नी तोती के घर पहुंचे। तोते ने बहुत मेहनत से सर्दियों के लिए मक्का और बाजरा जमा किया था। कालू के मामा ने दरवाजे की पुरानी चटखनी को सरलता से तोड़ा और सारा अनाज एक बड़े थैले में भरकर उड़ गए। अगली सुबह, ये क्या? हमारा सारा मक्का, हमारा सारा बाजरा कहाँ गया? हाय राम, अब हम क्या खाएंगे? ये तो किसी चोर का काम है। जल्दी चलो, हमें रीमा चिड़िया के पास जाना चाहिए। वो समझदार है। तोता और तोती दोनों घबराए हुए रीमा चिड़िया के घर पहुंचे और रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई। तुम दोनों शांत हो जाओ। इस बर्फीले मौसम में ये काम कोई बाहरी नहीं, बल्कि यही का कोई लालची सदस्य ही कर सकता है। हमें सब पर नजर रखनी होगी। दूसरी रात कालू कौवों की बारी थी। वो कबूतर और उसकी पत्नी लूसी के घर गया। कबूतर ने ढेर सारे मीठे फल और बीज जमा किए थे। कालू ने खिड़की के रास्ते प्रवेश किया और एक एक करके सारे फल और बीज चोरी कर ली। अगली सुबह जब सारा जंगल चिंता में था, कालू और गौरी दोनों आकर नाटक करने लगे। मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। कल रात हमारे घर भी चोरी हुई है। हमारे घर से भी खाने का सामान गायब है। ये कौन कर रहा है? अब हम सब भूखे मरेंगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, जिसे रीमा चिड़िया ने देख लिया। वो चुप रही। उसने सोचा, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। तीसरी रात अब गौरी कौवी की बारी थी। उसने सोचा कि रीमा चिड़िया के पास सबसे स्वादिष्ट भोजन होगा। गौरी कौवी छुपकर रीमा के घर के पास आई। रीमा चिड़िया पहले से ही जाग रही थी
उसने एक चाल चली और जानबूझकर अपनी रसोई में रखे एक मिट्टी का घड़ा को ऐसा रखा कि जरा सी भी हलचल से वो नीचे गिर जाए। गौरी कौवी ने रसोई में प्रवेश किया। जैसे ही उसने फलों की टोकरी उठाने की कोशिश की, मिट्टी का घड़ा धड़ाम से नीचे गिर गया और टूट गया। कौन है वहाँ? बच्चों उठो, चोर पकड़ा गया। रीमा, छुटकी और कुक्कू तेजी से रसोई में पहुंचे। गौरी कौवी घबराकर भागने लगी, लेकिन रीमा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मैं गलती से आ गई थी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम ही चोर हो। सुबह होते ही सारे जंगल के पक्षी वहां इकट्ठा हुए। तोता, तोती, कबूतर और लूसी सबने गौरी कौवी को देखा। कालू कौवा और उसका मामा डर के मारे कहीं छुप गए थे। ये है वो चोर, जंगल में चोरियां करना शुरू किया। ये झूठ बोल रही थी कि इसके घर में चोरी हुई। हमें अब इसे सजा देनी होगी। हाँ, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। सभी पक्षियों ने मिलकर फैसला किया कि गौरी कौवी को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सारे पक्षियों का चुराया हुआ भोजन वापस नहीं कर देती और अपने मामा और पति का ठिकाना नहीं बता देती। डर के मारे गौरी कौवी ने सब सच उगल दिया। इस प्रकार रीमा चिड़िया की सूझबूझ और बहादुरी से इस तरह फिर से जंगल में शांति